आइए आज हम लोग एक ऐसे युद्ध को पढ़ेंगे कहानी के रूप में, जो ये बता देगा कि अब मुगल सत्ता भारत में ताकतवर नहीं रही और इसे कोई भी हराकर अपने आप को ताकतवर बता सकता था, चाहे वो नादिर शाह हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो अंग्रेज हो। हुआ यूं था कि नादिर शाह नाम का एक शख्स बादशाह बना था 1734 में ईरान का, जिसका पुराना नाम है फारस। और ये बहुत गरीब परिवार में खुरासान नामक शहर में पैदा हुआ था। बहुत गरीबी में पला बड़ा और ये जवान होकर वहां की सेना में भर्ती हुआ और 1734 में ये फारस का राजा बना। फारस उस वक्त हमारा पड़ोसी देश हुआ करता था, जब पाकिस्तान नहीं बना था। अब पाकिस्तान का नक्शा उसके बीच में आता है। अब तो नहीं है, लेकिन 1739 में ये हमारा पड़ोसी देश था। जब ये राजा बना तो ईरान में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी थी और इसे पता था कि पूरब में एक देश है हिंदुस्तान, जिसके पास अपार संपत्ति है और वहां के राजा अब ताकतवर नहीं है जैसे 1707 से पहले थे। 1707 से पहले औरंगजेब आलमगीर का दौर था और किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो भारत की तरफ नजर उठाकर देख सके। लेकिन 1760 के बाद भारत के हालात इतने खराब हो चुके थे कि नादिर शाह जैसे राजाओं ने इधर का कूच किया। नादिर शाह ने क्या किया, उसने 1739 में फरवरी में भारत की तरफ रुख किया। ये इतना ज्यादा बहादुर राजा माना जाता है फारस का कि इसे फारस का नेपोलियन या फारस का सिकंदर कहते हैं। कहते हैं कि इसने इस युद्ध से इतना पैसा प्राप्त किया था, इतना अपार संपत्ति ले गया था कि इसने 3 साल तक ईरान में कोई टैक्स नहीं लगाया था और इतना ज्यादा बहादुर माना गया था कि इसने ये युद्ध कई घंटों में ही जीत लिया था। अब इस युद्ध में जो ये पैसा लेने आया, वो पैसा से कितना ज्यादा मिला और किस किस ने गद्दारी की, वो आज हम इसमें सीखेंगे। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा और शायद आप इस युद्ध से जुड़े हुए फैक्ट्स नहीं भूलेंगे अगर आपको कहानी याद रहती है तो। देखिए, ध्यान से सुनिए कि ये जो नादिर शाह था, ये कहाँ का बादशाह था? ये था फारस का या ईरान का। इतनी बात आपको याद रखनी है। और भारत का जो राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला भी कहते हैं, आपने किताबों में ये देखा होगा। ये रंगीला ही था, इसकी हरकतें ऐसी थी जो ये ईरान के बादशाह से हार गया। बच्चों जैसी हरकतें थी, नाचना गाना पसंद था, हर वक्त शराब के नशे में धुत रहता था, अय्यासी करता था और शराब पीता था। उसका ये असर हुआ कि इसको इस युद्ध का इशारा मिलता रहा, या लेकिन ये नशे में इतना धुत रहा कि इसे ध्यान ही नहीं रहा कैसे तैयारियां करनी है। फरवरी 1739 में जब नादिर शाह फारस को क्रॉस करता हुआ इंडिया में पहुंचा, तो वो इंडिया में इतना अंदर तक आ चुका था, वो अंदाजा लगाओ कि दिल्ली से पंजाब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मुगलों के उस दौर में भी सिपाही और सेनापति बहुत अच्छे थे, बहुत बहादुर थे, लेकिन नेतृत्व कमजोर हो चुका था। ऐसे ही इनके जो गुप्तचर थे या जो इनका संदेश ले जाने वाले थे, जैसे कहते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, आज का तो बहुत मजबूत है, लेकिन उस टाइम का वफादार हुआ करता था और तेज भी था। आज कहेंगे आप कि इंटरनेट से तेज कैसे हो जाएगा, हम आज से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन था बहुत अच्छा। आप ये नहीं कह सकते कि कम्युनिकेशन की कमी थी। घुड़सवार इतने तेज हुआ करते थे कि सूचनाओं को बहुत बहुत जल्दी लेके जाया करते थे और एक घुड़सवार जब थकता था तो आगे नेक्स्ट उसका इंतजार करता था। उसी कड़ी में आगे आगे खबरें पहुंचती थी। जब नादिर शाह पंजाब में आ गया तो हुआ यूं कि वहां के गुप्तचरों ने सूचना दी दिल्ली में आकर कि बादशाह, अब नादिर शाह जो है वो पंजाब आ चुका है और वो हम पे हमला करने वाला है, हमारी क्या तैयारी है, हमें आदेश दीजिए, हम क्या करें। मोहम्मद शाह नशे में धुत, बच्चों के साथ खेलना और अपने दरबार में मुर्गों की फाइट कराना, मुर्गे इनकी लड़ाई कराना, इन पे पैसा लगाना, और जो इतना ज्यादा भ्रष्टाचारी था कि अपने ही राज्य में अपने अधिकारियों से घूस लिया करता था। पता नहीं मुगल बादशाहों को 1707 के बाद क्या हो गया था, ये पूरी तरीके से कमजोर हो चुके थे। मोहम्मद शाह रंगीला के पास जब पहली खबर आई तो कहा गया कि वो पंजाब तक आ चुका है और हम लोग दिल्ली में हैं। तो उसने कहा नहीं, ये पंजाब बहुत दूर है और रहने दो, कोई टेंशन मत लो। लेकिन जो नादिर शाह था वो अपनी पूरी तैयारी के साथ डटा हुआ था और आगे बढ़ने की तैयारी में था। फिर इसके पास खबर आई कि अब वो पंजाब से भी निकल गया है
अब हमारे लिए क्या आदेश है? तो इसने कहा कि कहाँ तक पहुंचा है? बोले पंजाब से निकला ही है। तो इसने कहा था अरे अभी बहुत दूर है और हम लोग कोई कुछ नहीं करेंगे, उसे आने दो। जब तीसरी बार सूचना आई कि अब वो दिल्ली तक आ सकता है और वो हरियाणा में पहुंच चुका है, आपको खूब पता होगा कि हरियाणा और दिल्ली बिल्कुल चिपके हुए हैं, तब इसको एकदम लगा कि हाँ अब तो वो आ चुका है। इसने अपनी तलवार मयान से निकाली और ऐसे करके बच्चों की तरह आगे बढ़ा। नशे में इतना धुत था ये कि तलवार लेके ही गिर गया और बेहोश हो गया। अब वजीर और जो मंत्री थे और जो बड़े बड़े औहदेदार थे वो सब परेशान हो गए कि इतनी बड़ी ताकत जो दिल्ली को लूटने के लिए बिल्कुल बॉर्डर पे ही खड़ी है, क्या करें? तो उन्होंने सोचा कि इसे तो होश में आने में कई दिन लगेंगे और वो उन लोगों ने फिर फैसला लिया। उस फैसले में यह था कि खाना दौरा इसे अस्थाई मीर बख्शी बनाकर सेना के साथ भेजा। और एक था शादत खान। शादत खान की कहानी और गद्दारी की वजह से कितना नुकसान हुआ वो भी अभी आप आगे सुनेंगे। तो शादत खान को भेज दिया और कम से कम इसके पास 20,000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए गए थे। जब ये लोग करनाल के मैदान में हरियाणा में पहुंचे तो इनका सामना जब हुआ, वो नादिर शाह और उसकी सेना इतनी मजबूत थी कि उन्होंने कुछ ही घंटों में मुगल सैनिक 22,000 मार दिए और वो युद्ध जीत लिया और मुगल सेना को हरा दिया। और जो खाना दौरा था उसको भी मार दिया गया, लेकिन शादत खान बच गया और उसे बंदी बना लिया गया। आपने सुना होगा पारस में जो एक डांस होता है जिसे लाठी के साथ करते हैं, इस डांस का जिक्र आया है कि उन लोगों ने बहुत टाइम तक खुशी मनाई और डांस किया। जब लोग वो थक गए और रुक गए तो शाहरुख खान ने कहा अब तो यार मुझे छोड़ दो, अब मुझे जाने दो। आपके हमारे युद्ध हारने की खबर भी तो वहां कोई पहुंचाएगा और जो आपकी शर्तें हैं वो भी कोई लेके जाएगा। तो नादिर शाह ने कहा हाँ ये कह तो ठीक रहा है, चलो उसको भेजते हैं। जब इसे वहां पर भेजा गया तब मोहम्मद शाह होश में आया और मोहम्मद शाह ने होश में आने के बाद दो बातें रखी। बोला मैं जानता तो हूं कि ये धन की प्राप्ति में आया है। पहली बात हमारे पास ये रास्ता है कि हम इसका धन वाला जो शर्त है वो मान लें और इसकी जो जरूरत है वो पूरी कर दें। और दूसरा है कि मजबूत सेना को भेजें। मजबूत सेना तो सुन के हंसी आती है क्योंकि ये खुद ही मजबूत नहीं था, सेना क्या भेजता। इसने ये वाला फैसला अपनाया और इसने अपना अपनी संधि करने के लिए फिर चिन किलिच खां, आप लोगों ने किताबों में नाम सुना होगा, चिन किलिच खां को संधि के लिए भेजा। और चिनकिलिच खां जब वहां पर पहुंचा तो कहा गया कि भाई नादिर साहब बताइए आपको हमसे कितना पैसा चाहिए। तो उसने अपना सब कुछ जोड़ जाड़ के जो भी खर्चा था वो बताया कि हम लोग यहाँ तक आए, इतना खर्च हुआ और हमें इतनी उम्मीद थी हम इस युद्ध से इतना जीत लेंगे। तो नादिर शाह ने इसके पास अपनी 50 लाख की डिमांड रखी और ये डिमांड लेके ये वापस आया मोहम्मद शाह के पास। तो मोहम्मद शाह ने कहा ठीक है हम 50 लाख दे देंगे। तो नादिर शाह के पास फिर ये खबर पहुंची ठीक है हम लोग 50 लाख देने के लिए तैयार हैं। और जो इनका वजीर था जिसका नाम था शारद खान, ये वही था जो अभी बंदी बनाया गया था और इसको वापस भेजा गया था। शारद खान ने जो पैसा दिया उसमें ये शर्तें होती हैं कि 50 लाख है वो एकदम नहीं दिया जाएगा। पहले होता क्या था जब जंगी होती थी जो माल तय होता था उसको टुकड़ों में दिया जाता था। एक आप पहले मैदान से बाहर आएंगे जहां पर युद्ध हुआ है, थोड़ा हम आपको यहाँ देंगे, थोड़ा जो आप थोड़ी दूरी जो हमारी तय है वो दूरी आप आगे बढ़ जाएंगे तब थोड़ा पैसा हम आपको यहाँ देंगे। और जब आप हमारे देश की बॉर्डर को क्रॉस कर लेंगे तो हम आपको सारा पेमेंट देके यहाँ से रवाना कर देंगे। तब यही हुआ नादिर शाह की जब वजीर से मीटिंग हुई। वजीर कौन था? शादत खान। शादत खान ने कहा कि तुम 50 लाख लेके जाओगे, अगर मैं तुम्हें दिल्ली पे आक्रमण करने के 2 करोड़ रुपए दूं तो? अब नादिर शाह खामोश और सोचने के लिए मजबूर। ये क्या हुआ, हमने इतना बड़ा युद्ध किया और हमने अपनी ही शर्तों पे युद्ध को माना, 50 लाख में तय कराया। ये सिर्फ मात्र 110 किलोमीटर की, हरियाणा से 110 किलोमीटर की दूरी पे राजधानी है, हमें इतने भी सफर तय करना है, हमें 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है हम दिल्ली पे हमला करेंगे। शाहरुख खान असल में चिड़ा हुआ था क्योंकि इसने पहली बार में जब युद्ध में भेजा था तो उसने चिनकिलिच खां को नहीं भेजा था, शाहरुख खान को भेजा। शाहरुख खान की जान का खतरा था, शाहरुख खान वहां बंदी बनाया और अपनी चालाकी से कैसे छूट के आया। और जब शांति की बारी आई तो इसने चिनकिलिच खां को भेजा। ये उसी जलन थी और ये एक दुश्मनी में बदल चुकी थी। उसने इसका बदला लेने के लिए उसे आमंत्रित किया और 2 करोड़ रुपए देने के लिए कहे। कितने? 2 करोड़। अब ये 10 लाख की कीमत कितनी बन गई थी? 2 करोड़। अभी आप देखेंगे कहानी में कैसे एक मोड़ आएगा। 2 करोड़ यहां पर तो इसने कहा कि 2 करोड़ मिल रहे। 2 करोड़ के लालच में इसने दिल्ली में कत्लेआम किया। किसने? नादिर शाह ने। दिल्ली में इसने कत्लेआम कर दिया।
और नादिर शाह को अब कितना मिलेगा? 50 लाख प्लस 2 करोड़। इसने क्या किया? कत्लेआम मचाया, 30,000 लोग मारे, चांदनी चौक की गलियों में, पुरानी दिल्ली में, सब जगह लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। इतिहासकारों ने, इसमें कोई दो राय नहीं, सबने एक ही राय होकर कहा कि दिल्ली में कभी भी इससे बड़ा कत्लेआम नहीं हुआ था। अब क्या हुआ? जब इसने कत्लेआम कर दिया, जंग कर ली, दिल्ली को भी जीत लिया, फिर पता है क्या हुआ? ये 2 करोड़ तो आप छोड़ो, 50 लाख और 2 करोड़ ये बहुत छोटी आपको रकमें नजर आएंगी। अब जो असली खेल स्टार्ट होगा वो यहां होगा। इसको दिल्ली लूटने के बाद 70 करोड़ रुपए मिले। आप अंदाजा लगाइए कितने करोड़ मिले? 70 करोड़ रुपए मिले इसको। 50 लाख के बाद बनने गद्दारों से देखिए ये होता है कि 50 लाख लेके ये लौट रहा था वापस, 2 करोड़ का लालच, और फिर 2 करोड़ देने के बाद भी 70 करोड़ ने पूरा हिंदुस्तान खाली कर दिया। इसके साथ साथ तख्ते ताउस, जिसे मेवाड़ सिंहासन कहते हैं, तख्ते ताउस ये अपने साथ ले गया। और इससे भी इसका पेट नहीं भरा तो इसने कोहिनूर भी अपने साथ ले गया। ये वही कोहिनूर है जो इंग्लैंड की जो रानी है उसके जो ताज में आज भी लगा हुआ है, जिसका जिक्र आता रहता है और समाचारों में आप सुनते रहते हैं कि जो कोहिनूर है वहां पर, वो यही वाला कोहिनूर था जो नादिर शाह यहां से लूट के ले गया था। इतना बड़ा नुकसान कमजोर राजा की वजह से और गद्दार सादत खां की वजह से। सादत खां की वजह से पूरी दिल्ली लुट गई और अब मुगल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। जब इतना बड़ा कत्लेआम, 70 करोड़ की बर्बादी, पूरा का पूरा जो साम्राज्य था वो लगभग खत्म होने के बाद शारद खां को शर्म आती है और वो अपने आप को मार देता है, यानी सुसाइड कर लेता है। आपने इस कहानी में देखा कि हिंदुस्तान कैसे कमजोर राजा के हाथ में था जो अय्याश हुआ करता था। नादिर शाह जो एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और कैसे उसने हिंदुस्तान को लूटा और कैसे 50 लाख की बात 70 करोड़ तक पहुंची। फिर मेवाड़ सिंहासन गया, कोहिनूर गया। और कहते हैं कि जब नादिर शाह ने हिंदुस्तान को लूट के ले गया था, उसने 3 साल तक कोई भी 3 साल तक कोई कर नहीं लगाया था, कोई टैक्स नहीं लिया था ईरान के लोगों से। इतना ज्यादा ये धन उसके लिए था। अब अंदाजा तो लगाइए, मैं बार बार आपसे ये कहूंगा कि 50 लाख की बात आके 70 करोड़ पे खत्म हुई। तो आज आपके लिए यही बातें याद करने की हैं कि करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। इसे ईरान का सिकंदर भी बोलते हैं और इसे इंडिया का रंगीला बोलते हैं, बिल्कुल ही अनजान बोलते हैं, शराबी बोलते हैं, जिसकी वजह से उस टाइम भारत को इतना ज्यादा नुकसान हुआ। और कैसे शाहरुख खान ने गद्दारी की, जो मामला 50 लाख पे खत्म था वो 70 करोड़ पहुंचा। 70 करोड़ के साथ 30,000 लाशें थी और इतना बड़ा कत्लेआम था। ये सब दुख मिला इंडिया को इन सब नाकामियों की वजह से।